दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस ऑनलाइन उद्यमी पाठशाला में आप उपस्थित समस्त उद्यमियों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। थोड़ा सा समय का जो है दिक्कतें हो रही है, चूँकि नई नई गवर्नमेंट बनी है और कई भी जो है प्लान पॉलिसी पर चर्चा हो रहा है और संजोग से जो है सारी चीज़ों का जो है आज के तिथि में ही डेट रख दी जा रही है, तो थोड़ा थोड़ा जो है समय में व्यवधान होता है। 12:30 बजे के बजाय थोड़ा लेट सेट हो जाता है, तो इसके लिए जो है मैं संघ पिता डॉक्टर जितेंद्र पासवान खेद प्रकट करता हूं और कोशिश करूंगा कि अगले रविवार से जो है 12:30 बजे से आप लोगों का उद्यमी पाठशाला शुरू हो। जैसा कि विदित है कि आप लोगों को जो है कॉपी कलम साथ में रखना है, अगल बगल शांति का माहौल बनाए रखना है। समाज विकास के लिए महिलाओं की भागीदारी अत्यंत आवश्यक है, इसलिए इस ऑनलाइन उद्यमी पाठशाला में अपने घर की महिलाओं को अवश्य शामिल करें। आज का विषय है, लिखिए आज का विषय नियमित मासिक आय। नियमित मासिक आय। नियमित मासिक आय। नियमित मासिक आय। फॉर इंग्लिश स्पोकन पर्सन, कंटिन्यूसली मंथली इनकम। मेरे प्यारे दलित आदिवासी उद्यमियों, स्टेक होल्डर, जब हम किसी राष्ट्र में प्रति व्यक्ति की आय का बात करते हैं तो बड़े बड़े जो है अर्थशास्त्री जो है विभिन्न प्रकार के जो है परिभाषा देता है उसका। दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन किसी भी क्लिष्ट बातों को, किसी भी हार्ड बातों को बड़ा आसानी से समझा देता है। मतलब एक साल में जितना जो है राष्ट्रीय का आय होता है, किसी नेशन का आय होता है, वहाँ के जनसंख्या से भाग दे दिया जाता है, तो एक व्यक्ति का जो है आय निकलता है एनुअल। फिर उसको 12 से भाग दे दिया जाता है, तो उससे जो है प्रति व्यक्ति आय जो है निकाल दी जाती है। साधारण प्रति व्यक्ति आय जो है वह बहुत ही बड़ा जो है इफेक्ट डालता है समाज में। ठीक है कि हर एक व्यक्ति, चूँकि वह जो है माना एवरेज कैलकुलेशन किया जाता है तो समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है। जैसे कहता है कि भाई पृथ्वी जो है घूम रही है, पृथ्वी जो है घूम रही है, तो कहता है जब पृथ्वी घूम रहा है तो हमको अनुभव क्यों नहीं होता है? तो इसलिए अनुभव नहीं होता है कि पृथ्वी के तुलना में जो है हम इतनी नगण्य मात्र हैं, इसलिए उसके जो है घूर्णन या परिक्रमण से जो है हम लोगों पर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो जो राष्ट्र का आय होता है और जितनी बड़ी उसकी जनसंख्या है और उसका डिवाइडेड जब किया जाता है तो हम लोगों को पता ही नहीं चलता है कि वास्तव में हमारा आय क्या है। ठीक है। और यदि जो है प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय लेवल पर कैलकुलेट किया जाता है तो उससे जो है हमको हानि क्या है या हमको लाभ क्या है, इस चीज़ों का जो है हम लोगों को पता नहीं चलता है। हम लोगों को पता नहीं चलता है, इसलिए हम लोग जो है प्रति व्यक्ति आय पर जो है हम लोग ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होते हैं।
अन्य अन्य देशों में अगर आप देखेंगे तो वहाँ जो है प्रति व्यक्ति आय का जो है बड़ा वो लोग जो है सेंसिटिव होता है। वह लोग क्या करता है कि कहता है भाई राष्ट्र का जो है प्रति व्यक्ति आय जो है वह मेरा व्यक्तिगत आय है, इसलिए उसके प्रति जो है देखा जाता है। अभी नई नई सरकार बनी, हम लोगों ने जो है नए सरकार बनाने में पार्टिसिपेट किया। जाहिर सी है कि आपने किसको वोट दिया नहीं वोट दिया मतलब हुआ नहीं है। मतलब यह है कि आपने जो है अपने प्रति व्यक्ति आय या अपनी पारिवारिक आय का जो है मूल्यांकन किया या नहीं किया। यदि आप जो है प्रति व्यक्ति आय और पारिवारिक आय का मूल्यांकन करने के लिए वोट देने के लिए गए होंगे तब तो आप जो है इस देश के सच्चे नागरिक हैं, आप पढ़े लिखे नागरिक हैं और समझदार नागरिक हैं। और यदि आप जो है प्रति व्यक्ति आय का कैलकुलेशन किए बगैर, अपने पारिवारिक आय का कैलकुलेशन किए बगैर आपने सिंपली जाकर करके वोटिंग किया तो बार बार दलित इंडस्ट्री एसोसिएशन एक ही बात आप लोगों से कहता है और कहता रहेगा कि इस देश में आप जन्म लिए हैं 3-4 चीज़ काम करने के लिए। पहला चीज़ कि आप जो है वोट डालने के लिए यानी वोटर लिस्ट में नाम अंकित करने के लिए। दूसरा, जनगणना जब होगी तो भारत की जनसंख्या क्या होगी उसमें आप अपना नाम अंकित करने के लिए बने हैं। तीसरा जो है बचत खाता खोलाने के लिए बने हैं, मैंने यही सब चीज़ों के लिए आप बने हैं, क्योंकि आप जो है प्रति व्यक्ति आय का मूल्यांकन और उससे होने वाले इफेक्ट को आप नहीं कर रहे। आपके अगल बगल में जो है बहुत सारे लोग जीते होंगे, संसद बने होंगे, हाँ, तो आप नाच गा रहे हैं, सारा लोग नाच गा रहा है। उस दिन रिजल्ट आया, फिर जो है कहा कि भाई मेरा जात के लोग जो है मंत्री बन गए, मेरे जात के लोग जो है यह हो गए वह हो गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये सारे बातें जो है वो कर रहे थे। दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन आपसे पूछता है कि ठीक है आपके जात के मंत्री बन गए, हाँ, आपके समुदाय के बड़े बड़े मंत्री बन गए, तो क्या यह गारंटी है ना कि इस 5 सालों में जो है आपका प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाएगा, आपका पारिवारिक आय बढ़ जाएगा? इसकी गारंटी है ना? तो यदि इसकी गारंटी नहीं है तो फिर आप नाच क्यों रहे हैं? अरे 139 को सीट है, बाबा साहब ने प्रोविज़न किया है, उससे जीत रहा है, तो उससे आपको क्या हो रहा है कि आप अति हर्षित हो रहे हैं, आप खुश हो रहे हैं? आपको क्या हो रहा है कि आप नाच रहे हैं पूरी तरह से? अभी एक जो है डाटा आया था जब जो है सरकार बनी और इसके बाद जो है विपक्षी लोग जो है लगातार एक बात उठा रहा था। तो खैर हम पॉलिटिकल बातों से इत्तेफाक नहीं रखते हैं और पॉलिटिकल बातों को नहीं रखते हैं, लेकिन चूँकि डाटा है तो डाटा पर तो विचार विमर्श करना ही होगा। और जब हम आर्थिक संगठन है, इकोनॉमिक रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, तो डाटा पर तो चर्चा करेंगे ही करेंगे और डाटा पर बात करना हमारी मजबूरी है। उसमें एक डाटा दी गई, चूँकि 2021 में जनगणना नहीं हुई, तो जब 2021 में जनगणना नहीं हुई तो 2011 के अनुसार शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की जनसंख्या जो है 28 करोड़ कैलकुलेट की गई थी। ठीक है, तो अभी कोई भी गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन उसी को मान के चलता है और वही अपने भाषण में प्रयोग करता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ उत्पन्न हुआ? प्रॉब्लम उत्पन्न हो गया जन वितरण प्रणाली केंद्र पर। जो राशन की दुकानें हैं, उस राशन की दुकान में जब देखी गई और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का जब वहाँ कैलकुलेशन किया गया तो उसमें जो है पाया गया कि 38 करोड़ 50 लाख लोग जो है वह राशन कार्ड धारक है। अब बताओ, 10 करोड़ का डिफरेंस आया। 2011 का जनगणना कह रहा है कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का टोटल जनसंख्या 28 करोड़ है, और जब राशन कार्ड से उसका कैलकुलेशन किया गया
तो पाया गया कि शेड्यूल ट्राइब के 38 करोड़ 50 लाख। 2011 क्या बोल रहा है कि टोटली जनसंख्या 28 करोड़ है, और 2024 के राशन कार्ड से जब उसका मिलान किया गया तो पाया जा रहा है कि 38 करोड़ 50 लाख लोग जो है वो राशन कार्ड धारक है जो 5 किलो अनाज लेता है। तो 10 करोड़ 50 लाख का जनसंख्या तो काफ़ी जनसंख्या होता है। तो ये बहुत बड़ी जनसंख्या होती है 10 करोड़ 50 लाख। तो आखिर मामला क्या है? तब जब पूरा कैलकुलेशन तो एक जो है आंकड़ा प्रस्तुत किया एक प्रतिष्ठित एजेंसी ने कि नहीं भाई अभी 28 करोड़ नहीं है, 2024 तक बढ़ करके अनुसूचित जाति जनजाति की जनसंख्या जो है मतलब 40 करोड़ से ऊपर हो गया है। तो 40 करोड़ से ऊपर जब हो गया, अब 40 करोड़ में से 38 करोड़ 50 लाख लोग जो है वह क्या है कि राशन पर निर्भर है। बड़ा दुर्भाग्य की बात है। विंग अर्थशास्त्री, विंग अर्थ माना आर्थिक जगत के जानकार, विंग आर्थिक ऑर्गेनाइजेशन, तो यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि भाई 40 करोड़ जनसंख्या है हमारी और 40 करोड़ में जो है 38 करोड़ 50 लाख लोग हमारा जो है राशन कार्ड पर निर्भर है, भाई 5 किलो अनाज पर निर्भर है। तो आखिर ये हो क्या रहा है मसला? यह मामला कहाँ हो रहा है? तो यह मामला जो है यह है कि यह व्यक्ति जो है यानी 38 करोड़ 50 लाख लोग जो है, हो सकता है कि आप भी 38 करोड़ 50 लाख में आ रहे होंगे। मात्र 40 करोड़ में 38 करोड़ 50 तो मात्र 1.5 करोड़ लोग जो हुआ ना जी, कि 1.5 करोड़ लोग जो है यानी कि हुआ जो है सशक्त है। संजय जी जैसा लोग, मैनेजर साहब जैसा लोग, मात्र 1.5 करोड़ लोग हैं। तो अब तुम सोचो कि तुम 1.5 करोड़ वाला में है कि तुम 38 करोड़ 50 लाख वाला में है। यह एक मूल्यांकन करने का विषय है। दूसरा मूल्यांकन करने का विषय है कि तुम्हारा परिवार जो है वह 38 करोड़ 50 लाख वाला में है कि 1.5 करोड़ वाला में है। हमको ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है क्योंकि हमको क्लास लेना है, हमको तुमको बताना है। तो यह जो 38 करोड़ 50 लाख जो शेड्यूल ट्राइब जो राशन कार्ड पर निर्भर है, 5 किलो अनाज पर निर्भर है, वास्तव में वह लोग जो है अपनी नियमित मासिक आय का मूल्यांकन करने में असमर्थ है। तो जब अपना जो है व्यक्तिगत वह जो है नियमित मासिक आय का मूल्यांकन नहीं कर पा रहा है, तो वह परिवार का भी मूल्यांकन नहीं कर पा रहा है और वह जो है राशन कार्ड पर निर्भर है। जो 1.5 करोड़ बचे हुए लोग हैं वह या तो जो है कोई पढ़े लिखे लोग हो जो होगा, पेशेवर होगा, वह 1.5 करोड़ लोग जो होगा वह सरकारी नौकरवा होगा, वह 1.5 करोड़ लोग में जो होगा वह राजनीतिक जो है दलालवा होगा, यही तीनों होगा। बाकी जो 38 करोड़ 50 लाख लोग हैं वह कौन है? जिसको नियमित मासिक आय जो है वह नहीं है। अब लिखो नियमित मासिक आय क्या है? किसी भी व्यक्ति के जीवन यापन के लिए
किसी भी व्यक्ति के लिए जीवन यापन के लिए एवं मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक निश्चित मासिक आय की आवश्यकता होती है। एक निश्चित मासिक आय की आवश्यकता होती है, जिसे नियमित मासिक आय कही जाती है। नियमित मासिक आय कही जाती है। नियमित मासिक आय प्रायः संगठित क्षेत्रों में संलग्न व्यक्तियों का होती है। संगठित क्षेत्रों में संलग्न व्यक्तियों का होती है। असंगठित क्षेत्रों में संलग्न या कार्य कर रहे असंगठित क्षेत्रों में संलग्न या कार्य कर रहे व्यक्तियों का नियमित मासिक आय निर्धारित। ठीक है अंकित आवाज आ रही है ना? हाँ, तो कटने के पहले हम बता रहे थे आप लोगों को कि जो है किसी का भी जो है जो असंगठित क्षेत्रों में कार्य करता है उसका जो है नियमित मासिक आय जो है वह निर्धारित नहीं रहता है। अब लिखिए नियमित मासिक आय
नियमित मासिक आय 3 प्रकार के होते हैं। नियमित मासिक आय 3 प्रकार के होते हैं। उच्च नियमित मासिक आय, उच्च नियमित मासिक आय उच्च नियमित मासिक आय चलिए ब्रैकेट में लिखिए, उद्योग वाणिज्य व्यापार से जुड़े हुए लोगों के लिए कॉमा पेशेवर लोग, पेशेवर लोग। चलिए दूसरा लिखिए, समतुल्य नियमित समतुल्य नियमित मासिक आय मासिक आय ब्रैकेट में लिखिए, सरकारी प्राइवेट नौकर, सरकारी प्राइवेट नौकर, नौकर। तीसरा लिखिए, निम्न मासिक आय, निम्न मासिक आय निम्न मासिक आय ब्रैकेट में लिखिए, मजदूर, कॉमा असंगठित क्षेत्रों में कार्य करने वाले लोग। ठीक है। अब उच्च नियमित मासिक आय जो है, जो उद्योग वाणिज्य और व्यापार से जुड़े हुए लोग हैं, उसका जो है उच्च नियमित मासिक आय होता है।
या जो है प्रोफेशनल लोग जो है, आर्टिस्ट है, एक्टर है, एक्ट्रेस है, सिंगर है, ठीक है, तो वो लोग जो होता है, या फिर जो है ऑक्सिलरी एक्टिविटी ऑफ इंडस्ट्री कॉमर्स ट्रेड में जो जुड़ा हुआ लोग है, तो उन लोगों का जो है उच्च नियमित मासिक आय होता है। अब जो सरकारी या प्राइवेट नौकर है, गवर्नमेंट और प्राइवेट सर्वेंट, बड़ा खराब लगता है सुनने में, कहता है सर आप सरकारी नौकरबा बोलते हैं, तो नौकर है तो क्या बोले तोरा मालिक, नौकर है तो नौकरे बोलेंगे, क्योंकि तुम्हारी जो है नियमित मासिक आय जो है वह समतुल्य है, उच्च नहीं है, समतुल्य है, मध्य भी नहीं है, समतुल्य है। चपरासी होगा तो उसका एक अलग होगा, किरानी होगा तो उसका एक अलग होगा, थोड़ा ऑफिसर रैंक में होगा, मतलब कहीं का ऑफिसर रहे तो उसका एक रैंकिंग किया गया है कि नौकर नंबर 1, नौकर नंबर 2, नौकर नंबर 3, उसको क्या बोलते हैं स्केल, उसको क्या बोलता है स्केल, और क्या बोलते हैं पे बैंड बोलते हैं ना जी। तो जो स्केल में होगा तो कहीं का रहे उसका वेतन क्या होता है, नियमित आय तुल्य समतुल्य होता है, बराबर होता है। तो वह कहाँ होगा, तो नौकरे के लिए न होगा जी। तो इसलिए बोलते हैं उसको समतुल्य नियमित मासिक आय। निम्न आय किसका होगा, तो निम्न आय होगा जैसे मजदूर है और असंगठित क्षेत्रों में कार्य करने वाले जो लोग हैं, उसका क्या होगा कि वह जो है निम्न आय होगा, निम्न नियमित मासिक आय। नियमित तो नहीं, जो निम्न है वो अनियमित होता है उसका, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। किसी भी राष्ट्र, लिखो किसी भी राष्ट्र कौमा समाज कौमा समुदाय की समृद्धि या निर्धनता की समृद्धि या निर्धनता निर्धनता का मूल्यांकन का मूल्यांकन नियमित मासिक आय से निर्धारित की जाती है।
नियमित मासिक आय से निर्धारित की जाती है। अगर किसी देश में पंडित जी ज़्यादा समृद्ध है, क्यों? क्योंकि पंडित जी के जनसंख्या जो देश में होगा तो उस जनसंख्या का मैक्सिमम व्यक्ति जो होगा वह उच्च आय वाले होंगे या फिर समतुल्य नियमित आय वाले होंगे, इसलिए वह समाज समृद्ध है। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब जो है निर्धन है। क्यों निर्धन है भाई? कि जनसंख्या के हिसाब से उसमें कितने व्यक्ति जो है उच्च नियमित मासिक आय वाले हैं या फिर समतुल्य नियमित मासिक आय वाले लोग हैं, उससे देखा जाता है। तो अब यदि 38 करोड़ 50 लाख लोग जो है माना टोटल जनसंख्या शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का 40 करोड़, अब 40 करोड़ में 38 करोड़ 50 लाख जो है वह 5 किलो अनाज पर निर्भर है। तब बताओ तो वह समुदाय और समाज क्या होगा? निर्धन होगा। क्यों? क्योंकि उसका जो है नियमित मासिक आय का जो है मूल्यांकन जब होगा तो वहाँ देखी जाएगी उच्च आय वाले नगण्य, समतुल्य आय वाले वो 1.5 करोड़ है उसकी जनसंख्या, वो तो अलगे है। बाकी कौन है? तो बाकी है निम्न और नियमित आय वाले लोग, इसलिए यह समुदाय जो है वह निर्धन है। वह क्या है? निर्धन है। अब लिखो अनियमित मासिक आय अनियमित मासिक आय आय द्वारा समाज पर प्रभाव कौन नंबर? निम्न पारिवारिक मासिक आय यदि आपका जो है नियमित मासिक आय नहीं है तो उस परिवार का जो है मासिक आय जो होगा वह अनियमित हो जाएगा और निम्न हो जाएगा। तो निम्न पारिवारिक मासिक आय
ख नंबर, ख नंबर, ख नंबर, क नंबर लिख लिया है। मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति में असक्षम, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति में असक्षम। और तीसरा और इम्पोर्टेंट बात, तीसरा और इम्पोर्टेंट बात, राष्ट्र, समाज और समुदाय की सुरक्षा, और राष्ट्र, समाज और समुदाय के लिए बोझ, सुरक्षा नहीं लिखना है, के लिए बोझ, राष्ट्र, समाज और समुदाय के लिए बोझ। तो यदि आपका जो है नियमित मासिक आय नहीं है, तो पहला क्या होगा कि आप जो है निम्न और नियमित आय वाले परिवार का हिस्सा रहेंगे। नहीं कहता है बीपीएल कार्ड धारी आदमी है ये। बीपीएल माना बिलो पॉवर्टी लाइन, माना निर्धनता रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाला परिवार है ये। नहीं है समाज में हो कि यह बीपीएल परिवार है या एपीएल परिवार है, ऐसे बोलता है ना। तो यानी यदि आपका नियमित मासिक आय का निर्धारण नहीं हुआ है या आप जो है प्रयत्न नहीं कर रहे हैं, तब क्या होगा कि आप जो है निम्न और नियमित मासिक आय वाले परिवार का हिस्सा रहेंगे सब दिन। दूसरा क्या होगा कि मूलभूत आवश्यकता, भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, चिकित्सा, इससे आप सदैव महरूम रहेंगे। न आपके घर में बढ़िया भोजन बन पाएगा, न अच्छे कपड़े पहन पाएंगे, न अच्छे घरों में रहेंगे, न आपके बच्चे जो है अच्छी शिक्षा पा पाएंगे, न सही से इलाज हो पाएगा। यह सब चीज़ें जो है नहीं हो पाएगा यदि आपका जो है नियमित मासिक आय का निर्धारण नहीं होगा या आप जो है नियमित मासिक आय का जो है डेवलप नहीं कर पाते हैं। घर में बैठ के जो पिंगिल पढ़ते रहते हो, तो यही चीज़ें होगा। अब तुम एपीएल है कि बीपीएल है तो तुम ही जानते होगे। हमारा काम तो है तुमको बता देना। क्या है कि महापुरुषों ने कहा है कि गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो, तो हम एहसास करा दे रहे हैं। इतनी ज़्यादा धूप में एहसास करा दे रहे हैं कि गुलामों, गुलामी का कारण क्या है? तुम्हारा नियमित मासिक आय का निर्धारण नहीं है।
और ना ही तुम जो है नियमित मासिक आय का निर्धारण करना चाहते हो। सुबह 6 बजे से लेके कल 6 बजे तक बेटा हर चीज कर लेते हो। सुबह उठते हो, गुड मॉर्निंग जाके कर लेते हो, ब्रश करते हो, खाना खाते हो, सोते हो, गप्पा सड़क्का करते हो, मनोरंजन करते हो और बहुत सारा काम करते हो। बस एकटा काम नहीं करते हो कि नियमित मासिक आय का जो है चिंता नहीं करते हो, बाकी सब कर लेते हो। तो क्या होगा, यदि तुम्हारा जो है नियमित मासिक आय का निर्धारण नहीं करोगे तो तुम जो है निम्न अनियमित मासिक आय वाले परिवार का जो है, निर्धन कहते किसको है, उसी को कहते निम्न अनियमित मासिक आय। काम अनियमित माना कभी हुआ कभी नहीं भी होगा, अनियमित मासिक आय, उसी को तो गरीब कहते हैं। और गरीब किसको कहते हैं, कहेगा हम भूखमरी में जी रहे हैं क्योंकि हम गरीब हैं। लेकिन गरीब का डेफिनेशन क्या है, हमरा बढ़िया कपड़ा नहीं मिल रहा है कहे तो हम गरीब हैं, हमरा बच्चा बढ़िया स्कूल में नहीं पढ़ रहा है कहे भाई तो हम गरीब हैं। अरे भाई तो गरीब कहते किसको हैं, किसी आदमी से पूछो कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पुअर, कहेगा जिसको बढ़िया खाना नहीं मिल रहा है, जिसको बढ़िया पहना नहीं हो रहा है, ये नहीं, उसको गरीब नहीं कहते हैं। गरीब कहते हैं निम्न और नियमित मासिक आय। ऐसा व्यक्ति जिसका निम्न मतलब कम, अनियमित माना कभी हुआ कभी नहीं हुआ, मासिक आय माना महीना का जो आय है, वही व्यक्ति जो है वास्तव में निर्धन है, वही व्यक्ति गरीब है। और जिस समुदाय में रहता है वह समुदाय गरीब है, जिस समाज में रहता है वह समाज गरीब है, और राष्ट्र में जहाँ रहता है वहाँ गरीब है। जब 80 करोड़ लोग जो है वो झोला लेके एक महीना में 5 किलो राशन लेने जाता है, तब सोच रहे हो कि वो किस देश में रह रहा है भाई। क्यों? क्योंकि उसका निम्न अनियमित मासिक आय है, इसलिए वो झोला लेके जाता है। समझ रहे हो? तो यह तो हुआ बुराई कि निम्न अनियमित मासिक आय वाले परिवार का हिस्सा रहेगा वह। दूसरा क्या होगा कि मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असक्षम रहेगा। और तीसरा जो है राष्ट्र समाज समुदाय के लिए वो बोझा रहेगा। अब कह रहा है कि ये हिल डोल रही है नहीं रहा है, तो चलो 5 किलो अनाज देके कम से कम इसको जिंदा रखा जाए। वोट तो देगा ही आदमी, खाता तो खुलवाएगा, जनगणना में नाम तो लिखवाएगा ही आदमी। चलो इसको 5 किलो अनाज दे करके जिंदा रखा जाए। ठीक है। अब लिखो किंग डीआरजे का। किंग डीआरजे मतलब समझते हो, मेरा निक नेम है किंग डीआरजे। किंग डीआरजे का निम्न अनियमित मासिक आय के लिए निम्न अनियमित मासिक आय के लिए अंडर पैकेट सिद्धांत।
अंडर पॉकेट सिद्धांत। क्या जी पीटर जी, चाय नहीं पिला रहे हैं? किंग डियार्जे का निम्न अनियमित मासिक आय के लिए अंडर पॉकेट का सिद्धांत तुम्हारे समाज, तुम्हारे समुदाय और तुम्हारे संगठन के एक अच्छे, नहीं सॉरी गलती हो गया, तुम्हारे समुदाय, तुम्हारे समाज और तुम्हारे एसोसिएशन। आइए प्रसाद जी, बड़ा बढ़िया टोपी पहन रहे हैं प्रसाद जी। अरे कभी कभी इधर आ जाइए प्रसाद जी। समझते हैं कि आप जो है दलित इंडस्ट्री एसोसिएशन के पिलर हैं। यदि आप पिलर हैं तो हम भी छत हैं, तो आप छत के नीचे जरा आ जाइए। ताली बजाओ जी DN प्रसाद के लिए। बहुत खतरनाक आदमी है। कहीं इनको महसूस हो गया कि अंकित ने ताली नहीं बजाया, महिलाल ने जो है ताली नहीं बजाया, तो बहुत खतरनाक आदमी है। फाइल तुम्हारा नीचे रख देगा, फिर चेयरमैन के बापू खोजते खोजते थक जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। समझ रहे हो? हाँ, कि खेल में कभी कभी बजती है तालियां और कभी लोग उनको देते हैं गालियां। खेल में कभी कभी बजती है तालियां और कभी लोग उनको देते हैं गालियां। इस जमाने को उस दीवाने का, चलिए चलिए अब हमको क्लास लेने दीजिए, चाय पीजिए। बदनाम करते हम तो नाटक में काम करते हैं कि जिंदगी हो गया। एक नाटक है। चलिए हो गया। ठीक है जी। तो तुम्हारे संगठन के संघ पिता, आज फादर डे भी है ना, फादर्स डे है, तो तुम्हारे एसोसिएशन के संघ पिता डॉक्टर जितेंद्र पासवान, तुम्हारे समुदाय और तुम्हारे समाज के सबसे बिगड़ैल और सबसे खराब फ्रॉड 420 ठग और कौन सी समाज बोलते रहता है हमको। ठीक है बनल है, रखो। तो अर्थशास्त्र के अच्छे ज्ञाता है, इतना खराब होने के बावजूद भी। तो उन्होंने जो है अपने समुदाय को निम्न और नियमित आय, मासिक आय से निकालकर उच्च नियमित मासिक आय में परिवर्तन करने के लिए जो है एक सूत्र का संपादन किया है। उस सूत्र का नाम है किंग डियार्जे अंडर पॉकेट सिद्धांत। इंग्लिश में उसको बोलते हैं किंग डियार्जे अंडर पॉकेट रूल। इंग्लिश में लिख दो किंग डियार्जे अंडर पॉकेट रूल।
अंडर पॉकेट रूल। हम हो गए, संजय भाई हो गए, डीएन प्रसाद हो गए, नरेंद्र जी हो गए, ये सब हम लोग जिस जमाने के लोग हैं, वहाँ क्या होता था उस समय कि जब फुल पैंट पहनते थे ना, माना ये पैंट जब पहनते थे तो उसके अंदर में भी एगो जेबी होता था। शर्ट सिलवाते थे तो उसके यहाँ ऊपर में तो एगो जेबी है, अंदरों में एगो जेबी होता था। और महिला लोग क्या करती थी कि वह भी अपने अंदर में पॉकेट सिलवाता था। सही बात है ना प्रसाद जी? उस समय क्या था कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग ये सब नहीं था। तो आदमी क्या करता था, पैसे को कैरी करके जो है एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। किस लिए भाई? कि जा रहे हैं गंगा नहाने के लिए। तब गंगा नहाने के लिए उस समय पैकेट मारियो खूब होता था। समझे प्रसाद जी? हाँ। उस दौरान जो है पैकेट मारी भी खूब होता था। अरे अजब गजब का पैकेट मारी होता था यार। मानो अंदर में, पैंट के अंदर में वहाँ एक पैकेट होता था जहाँ पैसा रखा जाता था। याद है ना नरेंद्र जी? तब जो है वहाँ कैसे ब्लेड मारता था कि वहाँ से पैसा निकाल लेता था। महिलाओं का पैकेट मारना बड़ा मुश्किल था खाली। ठीक है। इसके बाद जेबी के अंदर माना ऊपर में एक पैकेट रहता था, एक पैकेट अंदर में रहता था। तो वह पैकेट मारों से बचाने के लिए उसको जो है, तो उसी को कहा जाता है अंडर पैकेट। तो दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के चेयरपर्सन डॉक्टर जितेंद्र पासवान और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के अत्यंत नालायक, बिगड़ैल, खराब आदमी डॉक्टर जितेंद्र पासवान ने जो है अर्थशास्त्र का एक सिद्धांत पारित किया। उस सिद्धांत का नाम है किंग डियार्जे अंडर पॉकेट रूल। अंडर पॉकेट रूल क्या है पहले लिखो। दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के चेयरमैन डॉक्टर जितेंद्र पासवान ने, थोड़ा ताली बजाओ अपने चेयरमैन के नाम के लिए। संजोग है कि हम ही पढ़ा रहे हैं, मेरा ही सिद्धांत है, हम ही पढ़ा रहे हैं, है ना? तो बढ़िया लगेगा, थोड़ा खैनी भी खा लेते हैं। हम अपने सिद्धांत पढ़ा रहे हैं। प्रायः जितना भी सिद्धांत पढ़ाते हैं वो अपने ही सिद्धांत पढ़ाते हैं हम। बहुत कम लोगों को जानकारी होगा कि ऑनलाइन कोर्स ही सही, मैं भी एक, इस देश में मैं भी एक ऐसा व्यक्ति हूँ जहाँ से देश के बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों ने डिग्री लिया है, तो मैंने भी वहाँ से ऑनलाइन जो है अर्थशास्त्र का डिग्री लिया है। अपने आप को और इस समाज को रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक है, तो हम चर्चा कर रहे थे किंग डियार्जे अंडर पॉकेट रूल। तो इसी क्रम में हमने बताया आप लोगों को कि आपके जो है एसोसिएशन के चेयरमैन और आपके समुदाय, आपके समाज के अर्थशास्त्री डॉक्टर जितेंद्र पासवान ने जो है निम्न अनियमित आय से उच्च नियमित मासिक आय में परिवर्तन होने के लिए जो है एक जो है सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ठीक है, और उस सिद्धांत को जो है
कहते हैं किंग डियार्जे अंडर पॉकेट रूल। मेरा ही सिद्धांत है। एक बार और ताली बजाओ मेरे ही लिए। अंडर पॉकेट क्या होता है वो हमने बता ही दिया आपको कि अंडर पॉकेट क्या है। ठीक है, तो लिखो पहले सिद्धांत लिखो। इस देश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जनजाति के 95% लोग निम्न अनियमित मासिक आय के साथ निम्न अनियमित मासिक आय के साथ निम्न अनियमित मासिक आय के साथ जीवन यापन करते हैं। निम्न अनियमित मासिक आय के साथ जीवन यापन करते हैं। ओ तिहिंज नरेश हेम्ब्रम हिजुक का नाम। नरेश हेम्ब्रम जोहार की चलका मिनामा। ठीक है, तो अपने समुदाय में जो है इस देश में अनुसूचित जाति जनजाति के 95% लोग निम्न अनियमित मासिक आय के साथ जीवन यापन करते हैं। इस समुदाय को उच्च नियमित मासिक आय में लाने के लिए जो सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है, जो सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है उसे किंग डियार्जे अंडर पॉकेट थ्योरी या अंडर पॉकेट रूल कहते हैं।
अब अंडर पॉकेट रूल को जो है समझने के लिए थोड़ा सा जो है कुछ कुछ बातों को बताना अनिवार्य है। जब हम छोटे थे, बच्चा थे, तो एक बार देखे कि कुछ लोग जो है तीर्थ यात्रा करने के लिए रामेश्वरम जा रहा था। माना मेरी उम्र जो है 8 साल 10 साल का हो रहा होगा। तो वो लोग क्या करता था कि जो है 5 रुपया 7 रुपया 10 रुपया जो है माना अभी के 1000 2000 के इक्विवेलेंट, वह लोग जो है वो चप्पल होता था एगो चमड़ा का और टायर का बना हुआ, उस चप्पल को मोची से फड़वा के उसके अंदर डाल देता था और कांटी ठोकवा देता था, और वह चप्पल पहन करके रामेश्वरम जाता था। तो समझ में बात में नहीं आया कि भाई आखिर ये लोग ऐसा क्यों कर रहा है। तो हम बाबूजी से पूछे कि बाबूजी ऐसा ये लोग क्यों करता है। तो बाबूजी ने बताया कि बेटा जहाँ रामेश्वरम है ना, तो वहाँ मद्रासी लोग रहता है। तो हम कहे मद्रासी लोग क्या है, बचपन की कहानी बता रहे हैं। तो मद्रासी लोग क्या है, तो बोला कि वो लोग जो है राम का पूजा नहीं करता है, वो रावण का पूजा करता है, और ये लोग जो जा रहा है वहाँ जो है राम का जो है पूजा करने जा रहा है। तो मद्रासी लोग ये लोग का पैसा उसा छीन लेता है, कहता है कि नहीं तुम पूजा करने नहीं जाओ। या कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं जो वहाँ जो है मना छिनतई करता है, छीना चोरी करता है। मना जो बाबूजी को नॉलेज में आया वो बताए। तो हम बोले फिर चप्पल में लेके जा रहा है तो क्या होगा। तो बोला जब मंदिर के इर्द गिर्द में जाएगा तो वहाँ भी मोची होगा। मोची तो सब जगह रहता है। हम बोले हाँ मोची तो वहाँ भी होगा। तो बोला वहाँ उखड़वा के फिर पैसा निकाल लेगा और फिर अपना काम करेगा। बोले बहुत बढ़िया बात। फिर अभी जो उदाहरण तुमको दिए कि हम लोग के ज़माने में पॉकेट में जो है माना एक तो ऊपरी पॉकेट होता था, एक अंदर में पॉकेट होता था। महिला लोग भी अपना पॉकेट बनवाती थी, पुरुष को भी ऊपर में एगो पैकेट है, अंदर में भी एगो पैकेट है। तो आखिर वो करता क्या था। अभी तो गूगल पे है, फोन पे है, पैसा ले जाने की ज़रूरतें नहीं है। गया स्कैनर से स्कैन कर लिया, फट से पैसा भेज दिया। उस समय क्या था कि पैसा लेके जाया जाता था। तो जो महिला गंगा नहाने के लिए गई और अपना जो है गांठ में बांध लिया पैसा और पैकेट मार लिया, तब वह क्या होगा कि गंगा नहाने जाएगी, नहीं केला खरीद पाएगी, नहीं अमरूद खरीद पाएगी, कुछ नहीं कर देगा। लेकिन जो महिला ब्लाउज के अंदर पैसा लेके गया, बच गया, तो जहाँ नहाने के लिए गई गंगा, वहाँ सब चीज़ अपना खरीदेगा, जो आवश्यक चीज़ें उसको लगेगा। या जो पुरुष कहीं जा रहा है और जहाँ स्पेसिफिक प्लेस पर गया और पैसा उसका सुरक्षित रह गया, तो वह अपना कर लेगा। और कहीं पैकेट मरा गया, तब तो वह जो है अपना जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल नहीं कर पाएगा। तो इसी चीज़ों को, दो घटनाओं को ध्यान में रखते हुए यह अंडर पॉकेट थ्योरी जो है बनाया गया कि भाई यह समुदाय जो है यह क्या है, निम्न और नियमित मासिक आय वाले लोग हैं। अब इसको जो है समतुल्य नियमित मासिक आय तो बनाया नहीं जा सकता है, काहे कि वह सरकारी और प्राइवेट नौकर है। हमने क्या बताया कि नियमित आय जो है वह 3 प्रकार का है। एक है उच्च नियमित मासिक आय, जो उद्योग वाणिज्य व्यापार और पेशेवर लोगों के लिए है। दूसरा क्या है, समतुल्य नियमित मासिक आय, जो सरकारी प्राइवेट नौकरवा के लिए है। और तीसरा क्या है, निम्न अनियमित मासिक आय,
जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के 95% जनसंख्या का है। तो अब यह जो 95% है, 5% क्या है? वह है समतुल्य, वो आरक्षण का लाभ लेकर वह समतुल्य नियमित मासिक आय में है। और जिसने आरक्षण का लाभ नहीं लिया वह निम्न अनियमित मासिक आय में है। तो अब उसको निम्न मासिक आय को, नियमित मासिक आय को उच्च नियमित मासिक आय में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाएगा? सिंपल है, जो कर रहे हैं कि उद्योग वाणिज्य व्यापार की ओर उसको अग्रसर करना। अब लिखो क नंबर। क नंबर न्यूनतम नियमित मासिक आय का निर्धारण। न्यूनतम नियमित मासिक आय का निर्धारण न्यूनतम नियमित मासिक आय का निर्धारण। अपने उम्र के अनुसार। अब इसका क्या मतलब हुआ? मतलब हुआ कि बस वही गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो कि अंकित तुम्हारा उम्र कितना हो रहा है? तो सर मेरा उम्र हो रहा है 26 साल। तो अब अंकित को हम यह प्रेरित करेंगे कि बेटा अंकित, कि तुम कुछ भी करो, लेकिन यदि तुम्हारा 26 साल उम्र है तो न्यूनतम नियमित जो है कम से कम 26,000 रुपया तुम कमाओ। महिपाल, यदि तुम्हारी उम्र जो है 30 साल है तो तुम किसी भी प्रकार से उद्योग करके, वाणिज्य करके, व्यापार करके, इंपोर्ट करके, एक्सपोर्ट करके, चाहे जैसे भी हो, न्यूनतम जो है और नियमित 30,000 तुमको कमाना ही होगा। यह करना होगा, तभी तुम निम्न अनियमित आय से, मासिक आय से उच्च नियमित मासिक आय में जा सकते हो। ठीक है, तुमको यह जो है अपने उम्र के हिसाब से यह निर्धारण स्वयं करना होगा। अगर तुम्हारी 48 साल उम्र हो रहा है तो कम से कम 48,000 रुपया नियमित
महीना का कमाना होगा। अब मान लेते हैं किसी परिवार में 5 आदमी है, तो 5 आदमी 18 साल से ऊपर है, उम्र के हिसाब से आय का जो है करो, उतना जो है उस परिवार में आना ही होगा। नहीं तब 5 किलो अनाज पर निर्भर रहो, वो करना ही करना है। अब बहाना यह नहीं कर देना कि काम कहाँ मिलेगा, कौन काम करेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। बस एक ही टारगेट रखना है कि हमको नियमित जो है मासिक आय चाहिए ही चाहिए। मतलब उम्र के हिसाब से तुम्हारा नियमित वो फिक्सेशन कर ही लो, उससे ज़्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक तरीका यह हुआ। दूसरा तरीका क्या हुआ, लिखो मूलभूत ख नंबर, मूलभूत आवश्यकताओं की विभाजन। विभाजन अब मूलभूत आवश्यकता क्या है? भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, चिकित्सा। अब इसका विभाजन कर दो, तो इसमें कैलकुलेशन कर लो कि अगर जो है एक बच्चा हमारा 5वां क्लास में पढ़ रहा है, एक बच्चा जो है 3रा क्लास में पढ़ रहा है, दोनों का खर्च का कैलकुलेशन कर लो, उतना आमदनी करो। भोजन में तुम्हारा इतना खर्च हो रहा है, प्लस उतना कमाओ। फिर जो है वस्त्र में हर महीना तो कपड़ा नहीं है खरीदोगे, लेकिन फिर भी फिक्सेशन उसका कर दो कि इतना जो है कपड़ा का होगा, इतना जो है हम आवास के लिए खर्च करेंगे, इतना जो है चिकित्सा के लिए खर्च करेंगे। तो वहाँ क्या तुम देखोगे कि भोजन का, शिक्षा का और आवास का खर्च बैठेगा, बाकी 2 खर्च तुम्हारा हर महीना ही बचत होगा। तो वह डिवाइड करना होगा, वह डिवाइड करो। तो कैलकुलेशन पहले करोगे तब न डिवाइड करोगे। पहले तो अपने उम्र के हिसाब से जो है एक फिक्सेशन करो, नियमित करो उसको कि भाई मेरा उम्र 26 साल है तो पहले 26,000 एटलीस्ट कमाना है, और फिर जो है मूलभूत आवश्यकताओं का जो है विभाजन करो और उस आधार पर खर्च करोगे तो तुम देखोगे कि एक ह्यूज अमाउंट, एक फिक्स अमाउंट का जो है तुमको प्रॉफिट होगा और वह बढ़ोतरी होते चल जाएगा। तो किसी महीने अगर तुम्हारा नियमित मासिक आय जो है अनियमित होगा तो यह जो है वो उसको फुलफिल कर देगा, और तुम क्या करोगे कि निम्न अनियमित आय से जो है उच्च नियमित आय में जो है परिवर्तित हो जाओगे। इसको ट्रायल करके देख सकते हो। कई परिवारों ने जो है इसको फार्मूला को अपनाया, क्योंकि कोई भी सिद्धांत लिखने के पहले उसका प्रयोग करना आवश्यक है। तो इसका जो है सैंपलिंग टेस्ट जो है 20 परिवारों पर किया गया।
और 20 परिवार जो है सैंपलिंग टेस्ट में पास हुआ। तब इसको जो है हमने आर्थिक क्रांति के आगाज पार्ट 2 में शामिल किया। पहले तो फिक्सेशन करना होगा, ठीक है। अब देखो होता क्या है, बैंक जाते हो, खाता खोलाते हो, हर महीना जमा निकासी करते हो। जो बैंक नहीं जा पाता है, पोस्ट ऑफिस में खाता खोलाता है, पैसा जमा निकासी करता है। लेकिन पूरे देश के जितने भी बैंक, वित्तीय संस्थान और पोस्ट ऑफिस है, सभी के यहाँ नियमित मासिक आय का जो है स्कीम चलता है। उसको वो लोग जो है MIS बोलता है या MIP बोलता है। लिख लो, नोट कर लो, MIS/MIP। जो YouTube पर, फेसबुक पर और जूम क्लाउड पर हमको देख रहे हैं, अपने आप से पूछना है कि क्या आपने अभी तक बैंक में खाते नहीं खुलवाए? क्या आपका किसी पोस्ट ऑफिस में खाता नहीं है? यदि आपका उत्तर है हाँ, तो क्या आपने कभी अपने शाखा प्रबंधक से या पोस्ट मास्टर से मंथली इनकम प्लान के बारे में पता किया? क्या आप जो है मंथली इनकम प्लान या मंथली इनकम स्कीम, इसकी जानकारी लिया? यदि नहीं लिया तो आप राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, समुदाय के लिए, परिवार के लिए और स्वयं के लिए आप जो है बोझा है। आप बोझा हैं। दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन हमेशा कहता है कि तुमको उच्च अनियमित आय से, निम्न अनियमित आय से उच्च नियमित मासिक आय वाला बनना होगा, और उसके लिए आपको न्यूनतम नियमित मासिक आय का निर्धारण और सृजन करना अत्यंत आवश्यक है। नहीं तो जैसे डाटा दिया गया है कि 40 करोड़ में से 38 करोड़ 50 लाख लोग झोला लेके महीना महीना 5 किलो अनाज लेने के लिए जाता है। तो बेटा तुम भी जाओगे और आने वाला वंशज वो जाएगा। बाकी जितना कभी लांठगिरी करना है करो, जितना हमको गाली देना है दो, मूल्यांकन और निर्धारण तुमको ही करना होगा। हमारे पूर्वजों ने हमें कहा है, एक ड्यूटी दिया है, एक जिम्मेदारी दिया है कि गुलामों को गुलामी का एहसास कराओ। तो यदि तुम आर्थिक गुलाम हो, सामाजिक गुलाम हो, राजनीतिक गुलाम हो, शैक्षणिक गुलाम हो, तो तुमको हम जो है उस गुलामी की बंधनों से तोड़ने के लिए तुमको गुलामी का एहसास करा रहे हैं। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण डाटा आया, और वो डाटा ऐसे वक्त में आया जब जो है तुम नाच रहा था। क्या नाच रहा था? अरे मेरे जाति समुदाय के लोग मंत्री बने हैं। एक संथाल भाई ने जो है हमको फ़ोन किया, जोहार दादा,
जोहार, उड़ीसा में मुख्यमंत्री जो है अपना संथाल आदिवासी बन गया। बहुत अच्छी बात है। उम्मीद करेंगे कि उड़ीसा के जितने भी आदिवासी और संथाल रहेंगे उनके कार्यकाल में उसका जो है निम्न और नियमित मासिक आय से उच्च नियमित मासिक आय में परिवर्तन हो जाएगा। तब आपके साथ हम नाचेंगे। और सुकरी झील, सिम झील, हकू झील, जम केदा करके हड़िया पी के हम नाचेंगे। यदि उनके रहते हुए भी संथाल आदिवासी जो है निम्न अनियमित मासिक आय में रहा, तब तोरा 4 जूता मारेंगे कि तुम साला जो है बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना, कि तुमको कौन सी हो रहा है कि तुम जो है हुआ गिदड़ की तरह कर रहा है। हमरा जो है 4-5 गो मीडिया वाला आया इंटरव्यू लेने। हम बोले भाई तुम लोग क्या क्या प्रश्न करोगे, पहले प्रश्न दिखाओ। का इंटरव्यू में प्रश्न थोड़े दिखाया जाता है। हम बोले वो दूसरा जमाना था जब डायरेक्ट पूछा जाता था, डायरेक्ट बोला जाता था। अब तो पहले ये फिक्स रहता है कि क्या सवाल करेंगे। तो उन लोगों ने सवाल दिया, हम कहे इस सब सवाल का हम भाई जवाब नहीं दे पाएंगे। एगो छोटा पत्रकार था, हम बोले और तुमको हम इंटरव्यू दे देते हैं। लेकिन वो बेटा जो है 1-2 गो राजनीतिक वाला क्वेश्चन पूछिए दिया, हम नहीं चाहते हुए भी राजनीतिक वाला जवाब देना ही पड़ गया। मेरा एक ही सवाल है, एक ही प्रश्न है कि आज़ादी से इतने सालों के बाद, लोकतंत्र के इतने सालों के बाद, यदि हमारा समुदाय का 95% लोग राशन दुकान में इनरोल्ड है, होना चाहिए कि जीएसटी में इनरोल्ड होना चाहिए, इनकम टैक्स वाला में इनरोल्ड होना चाहिए, आय से अधिक संपत्ति रखने वाला में इनरोल्ड होना चाहिए, तो साला राशन कार्ड में इनरोल्ड है। ये दुर्भाग्य की बात है। और जब से लोकतंत्र से हुआ है, संविधान लागू हुआ है, तो वो आरक्षण सीट वाले से पूछो कि उसने कौन प्लान पॉलिसी बनाया या कौन प्लान पॉलिसी बनाने जा रहा है कि 95% वाला लोग जो है राशन कार्ड से निकल के जीएसटी इनरोलमेंट में, इनकम टैक्स इनरोलमेंट में, इस सब में जा रहा है। तो उससे प्लान पॉलिसी पूछने की आवश्यकता है। और यदि तुम भी हुआ गिदड़ की तरह कर रहे हो, तो तोरो बाल बच्चा और तोरो वंशज जो है ना, वो राशने दुकान पे जाएगा। इसलिए हुआ करने की जरूरत नहीं है। हम तो कहते हैं क्यों उनसे पूछो कि भाई साहब आप तो सरकार में हैं और सूचना का अधिकार से भी, या आप डायरेक्ट टेलीफोन करिए न, किसी भी जन वितरण प्रणाली से फोन करिए, या आप खुदे चल जाइए। अंकितवा तो पत्रकारों है, तो कोई जन वितरण प्रणाली पर चले जाओ। अब तुम जिस जाति के हो, चमार हो, दुसाध हो, धोबी हो, पासी हो, कुछ हो, तो वहाँ जन वितरण प्रणाली होगा। तो उस जो है प्रखंड में अनुसूचित जाति या जनजातियों की संख्या प्लस राशन कार्ड निर्गत होने वाले की संख्या देख लो, पता चल जाएगा कि 95% लोग जो है SC ST
वह राशन कार्ड के दुकान में इनरोल्ड है। व्हाट डू यू मीन? 75 साल के बाद भी 95% वहां। आज चुट्टा सब क्या बोलता था? जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी। वहां ओल छिल रहा था, हैं? वहां गन्ना चूस रहा था और ओल छिल रहा था, केला छिल रहा था। काहे तोरे 95% वहां है? वहां काहे है? तो ई जो है लकड़सुंघा लोग का ही कहानी था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी। ये लकड़सुंघा कि हम वहाँ मठाधीश बनेंगे, फिर हमारा वंशज मठाधीश बने, हम आरक्षण लेके सरकारी नौकरबा बनेंगे और फिर हमारा बच्चा बुतरू बनेगा, इसलिए हमको उतना भागीदारी दो। वो 95% वाले के लिए इसको चिंता फिक्र नहीं था। ये जो आरक्षणवा वाला जो है, नौकरबा और आरक्षणवा वाला जो दललवा दोनों है ना, ओकरे ही ना रहा था। तोरे 95% जो है वो राशन दुकान में कौन सी कर रहा है भाई? हर 5 साल में 139 गो जीत के जाते हो तो क्या करते हो वहां? समझे जी? तो अगर जो है हम लोग नियमित मासिक आय जो है निर्धारण नहीं करते हैं तो सदैव हम लोग जो है निर्धन की श्रेणी में रहेंगे। तो उछल कूद जो करता है कि मेरा जात के मंत्री बन गया, मेरा जात के ये बन गया, मेरा जात का वो बन गया, मेरा समुदाय का वो बन गया, तो वो सब जो है यहीं रहिए। एक बार का बात है ना, आवाज आ रहा है ना अंकित? अंकित, एक बार की बात है कि एगो रजक जी था, धोबी, ठीक है? तो वो धोबी जो है आरएसएस में काम करता था। तब पूरा जो है हिंदू राष्ट्र, राम राज्य, राष्ट्रवाद का नारा लगाते रहता है। संजोग से उसके घर में एगो बच्चा पैदा हुआ तो उसने उसका नाम रख दिया पाकिस्तान। क्या नाम रख दिया? पाकिस्तान। अब जो आरएसएस के आदमी था कह रहे पप्पू रजक तुम खत्म आदमी है क्या यार? उसका नाम जय श्री राम रखना चाहिए था, उसका नाम कृष्णा रखना चाहिए था, गणेशा रखना चाहिए, तो तुम बेहुदा उसका नाम पाकिस्तान रख दिया। कहा नहीं जानते हैं, मैं गदर्व राज हूं। गदर्व मतलब गधा। धोबी जो होता है वो गदर्व राज है। साला जब पाकिस्तान सुनेगा ना तो कहेगा कि पूरे भारत में एक गो धोबी है जो पाकिस्तान का बाप पप्पा है। सोचो, अगर पप्पू रजक का बेटा का नाम पाकिस्तान रहेगा तो क्या कहेगा कि पाकिस्तान के पापा कहाँ गए? उसकी वाइफ यही नहीं बोलेगा कि पाकिस्तानमा के पापा कहाँ गए? तो इसीलिए पप्पू ने जो है उसका नाम पाकिस्तान रख दिया। तो इसी तरह हमारा शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, फोन करके कह रहा है जोहार दादा, उड़ीसा में संथाल आदिवासी मुख्यमंत्री बन गया। तो झारखंड में तो कई बार बना है। तो इसका बाद जो है तुम लोग का निम्न और नियमित मासिक आय से उच्च नियमित मासिक आय हो गया है ना। छत्तीसगढ़ में कई बार बना, उधर 7 सिस्टर में लगातार बनता है, उत्तर प्रदेश में 4 बार जो है बनी है। तो हो गया ना तुम लोगों का निम्न
नियमित मासिक आय, अनियमित मासिक आय से उच्च नियमित मासिक आय। तो जब नहीं हुआ है तब काहेल बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना। क्या महिपाल, समझ रहे हो ना बात को? मेरे प्यारे दलित आदिवासी उद्यमियों, स्टेक होल्डर, दलित इंडस्ट्रीज का एकमात्र उद्देश्य अपने समुदाय अनुसूचित जाति जनजाति का आर्थिक सशक्तिकरण करना है। इसके लिए आपको उद्योग वाणिज्य व्यापार के प्रति प्रेरित होना होगा। अतः आप उद्योग वाणिज्य व्यापार के प्रति प्रेरित हों और अपने समुदाय को भी उद्योग वाणिज्य व्यापार के प्रति प्रेरित करें। हम हर एक रविवार को उद्योग वाणिज्य व्यापार से संबंधित विभिन्न योजनाएं, नीतियां आप लोगों के लिए लेकर के आते हैं। उम्मीद है कि आप जो कुछ भी यहाँ सीखते समझते हैं उसके अपने समुदाय में प्रचार प्रसार और वितरित करने का प्रयास करेंगे। यदि आपको जो है कोई नया आवेदन करना है तो आपका वेबसाइट का है www.diaonline.in। यदि आपको अपना स्टेटस चेक करना है तो आप 9473462273 उस पर मैसेज करना है आपको। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं kingdrjpaswan@gmail.com। समझ शुभकामनाओं के साथ आज इतना ही। अगले रविवार को निर्धारित समय पर हम पुनः मिलेंगे। हम अपने महापुरुष बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, मान्यवर काशीराम, बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, सिद्धू कानू एवं जितने भी जाने अनजाने दलित आदिवासी समुदाय के महापुरुष हैं, उन समस्त महापुरुषों के प्यारे नाम लेकर के आज के उद्यमी पाठशाला की समापन का घोषणा करता हूं। अगले रविवार को पुनः मिलेंगे। तब तक आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और आर्थिक क्रांति के बसों पर सवार हो जाइए, क्योंकि आर्थिक क्रांति का आगाज होगा, सिर्फ दलित आदिवासियों का राज होगा। जय